तो सबसे बड़े फैसले पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और सबसे बड़ा फैसला है कि योगी मैजिक चल गया है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन 262 सीटों पर यानी बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़ चला है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 135 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर। कांग्रेस और बीएसपी का वोट शेयर भी घटा है। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। मोती सिंह 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर हम प्रतापगढ़ सीट की बात की जाए, मोती सिंह जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री थे, वो फिलहाल 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 47 मंत्रियों में से 35 मंत्री ऐसे हैं जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 12 मंत्री ऐसे भी हैं जो फिलहाल अभी हार की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लब्बो लुबाब है कि फिलहाल प्रचंड जीत की ओर भाजपा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों पर नजर डालिए, 262 सीटों पर लीड लिए हुए है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 135 सीटों पर आगे चल रहा है। 2017 की तुलना में सपा का प्रदर्शन काफी सुधरा है। आप वोट शेयर को यदि उठाकर देखेंगे, बीएसपी और कांग्रेस का वोट शेयर भी शिफ्ट हुआ है सपा की तरफ, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस बढ़ा है। लेकिन भाजपा के खिलाफ ना तो एंटी इनकम्बेंसी नजर आई, ना सरकार के प्रति किसी इशू पर नाराजगी नजर आई। यदि इन्हीं रुझानों को नतीजों में तब्दील करके बात की जाए, जिन मुद्दों को विपक्ष ने खड़ा किया, लेकिन सरकार के प्रति नाराजगी नजर नहीं आई और जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया। शासन और राशन, योगी, उपयोगी, ये तमाम जो फॉर्मूले थे वो चल गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। और यदि वोट शेयर को आप उठाकर देखें तो 2017 में जितनी बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की थी, इस बार भी वोट शेयर में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जो नेता कह रहे थे कि अब की बार 300 के पार जाएंगे, जा सकते हैं, तो क्या वो तस्वीर निकल करके सामने आएगी? क्या ऐसी कोई तस्वीर बन सकती है? कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल आप रुझानों पर नजर डालिए। मनोज रघुवंशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, 35 मंत्रियों में 12 मंत्री ऐसे हैं कि जो अभी पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी भी पीछे चल रहे हैं। 2017 में हमने देखा था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि 2014 में बीजेपी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में। 2017 में हार के बाद वो हाशिए पर चले गए थे। अभी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। अब तो हो ही गया, जो होना था हो गया। बीच में एक, आपको याद होगा, एक अफवाह भी उड़ी थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर उस अफवाह का खंडन भी हुआ। मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल ही क्लियरली इस बात को स्टेज से भी बोला, इंटरव्यू में भी बोला कि नहीं बिल्कुल योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये डाउट भी क्लियर हुआ। लेकिन अब पता नहीं ये डाउट कहीं अगर मान लीजिए वोटर्स के मन में रह गया कि भैया ये मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे, हमारा फेवरेट तो योगी है, तो हमारी योगी को कहीं ये रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं। तो अब किसके मन में क्या था? देखिए, अब वहाँ के इलेक्टोरेट से हम कोई मिले तो है नहीं, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ। लेकिन बस ये है कि अगर 12 मंत्री हार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बिकॉज वो एक तो पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करते हैं अगर, तो वही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। बिल्कुल बिल्कुल, 12 मंत्रियों को लेकर फिलहाल ये खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये रुझान भर है। देखना होगा नतीजे की असल तस्वीर क्या निकलती है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाइए, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, इस वक्त काशी में भगवा चल रहा है, भगवा लहरा रहा है। ये मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ बनारस से, सीधे जश्न की। किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर जश्न कर रही। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कैसे यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच में महिलाएं यहाँ पर नाच रही हैं और ये नाच रही हैं, बात भी करने की कोशिश करते हैं। कितनी खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कितनी प्रकार की बनारस की जनता मोदी और योगी जी के कार्यों को कभी भुला नहीं सकती, इसकी खुशी है। लेकिन जनता ने ये करके दिखा दिया कि क्या है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, बहुत बड़ी खबर। हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। हरीश रावत के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। बड़ा अपडेट यह कि मोहन बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हरीश रावत को हरा दिया है। हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव हार गए हैं। जिनके चेहरे पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी, उन्हीं हरीश रावत की हार हो गई है।
2017 के चुनाव में 2-2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों पर हारे थे और इस बार लाल कुआं से भी उनकी पराजय हुई है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक एम्बैरेसमेंट से भरी सिचुएशन भी है। हरीश रावत चुनाव हार गए हैं और जब से बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई थी वो लगातार पीछे चल रहे थे और ये अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा था और अब ये कंफर्म खबर है कि हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ी उनको मुख्यमंत्री तक का दावेदार बताया जा रहा था, पंजाब में वो प्रभारी रहे और ना सिर्फ कांग्रेस जो है वो उम्मीद लगाए बैठे थी कि सत्ता में वापसी होगी, वो भी बढ़त के मामले में रुझानों में काफी पीछे चल रही है और हरीश रावत जो है वो चुनाव हार गए हैं। लाल कुआं से चुनाव हार गए हैं हरीश रावत, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की और उत्तराखंड के कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़े सेटबैक की भी तरह है। जाहिर सी बात है, जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं, जिनको आप उस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, वो चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट का वक्त हो गया है। सीधे हैदराबाद रुक करेंगे, हमारी सहयोगी चांदनी हमारे साथ है। चांदनी, क्या अपडेट आपके पास? जीत जो है बिल्कुल आज आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है सीतापुर से। सीतापुर के हरगांव से सुरेश राही जो है वो जीत दर्ज किए हैं, बीजेपी लीडर हैं, तो एक बड़ी जीत मिली है। सीतापुर के हरगांव सीट की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ऐसा है कि कुछ आंकड़े हैं वो जो ऊपर नीचे है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि सीतापुर के हरगांव सीट से सुरेश राही जो है वो जीत दर्ज कर रहे हैं। कितने वोटों का मार्जिन है यहाँ पे? 33,000 वोटों से सुरेश राही हरगांव से, सीतापुर हरगांव से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो एक बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आशा की बड़े मार्जिन से बीजेपी के लीडर जो है वो यहाँ पर जीत दर्ज कर रहे हैं। सीतापुर के हरगांव सीट की बात करें तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। उत्तराखंड में हरीश रावत की हार हुई है, उस पर सबसे पहले मनोज तिवारी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है सर, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर तो मैं आपसे रिएक्शन लूंगा ही, लेकिन उत्तराखंड से बड़ा अपडेट यह है कि हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। जी, अभी मुझे आपके चैनल से पता चला और मैं लाल कुआं गया था। हमारे जो मोहन सिंह बिष्ट वहां से जीते हैं, मैं वहां गया था और जब मैं गया था तभी हमें पता चल गया था जिस प्रकार से लाल कुआं में लोग इकट्ठे हुए थे एक 25 कॉलोनी में। तो मैं लाल कुआं के लोगों को प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड ने स्पष्ट संकेत दिया है। और देखिए, ये हरीश रावत की हार नहीं है, ये हार कांग्रेस की है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जितना गलतियां किया है, वो चाहे अपने प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो संसद को रोकने में, ये सारा परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। शायद राहुल गांधी जी को ये समझ में आए कि उनको इस देश के लोगों का मिजाज समझना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, 10 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से अनुपम त्रिवेदी, वो देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए और हरीश रावत पर ही कुछ अपडेट दे रहे हैं। अनुपम जी। अच्छा, अनुपम जी को आवाज नहीं मिल पा रही है हमारी, लेकिन मनोज जी मैं एक सवाल लेकर आपके पास आ जाता हूं। हरीश रावत पर हमारा आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम यूपी की तरफ आएंगे। हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए सर, पंजाब एकमात्र स्टेट था कांग्रेस के पास, वहां से भी सफाया हो गया। इसके अलावा वो उत्तराखंड में भी चेहरा थे कैंपेन कमेटी का, तो इसका मतलब यह है कि कैंपेन कमेटी का चेहरा होने के नाते वहां पर भी उनकी एक बड़ी हार हुई। लाल कुआं से जहां खुद वो प्रत्याशी थे वहां से भी चुनाव हार गए। बहुत बड़ी चिंता की बात है उनके लिए। निश्चित रूप से चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने हरीश रावत जी को भी कभी सम्मान नहीं दिया। और मैं जब लाल कुआं गया था तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम, नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ सुविधा, ये उत्तराखंड के देवभूमि में हर गांव घर में इसकी चर्चा का विषय था। मैं जब गया था तभी मुझे लोगों ने कहा था लाल कुआं से मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे मनोज। तो मैं प्रचार तो कर रहा था, लेकिन हरीश रावत जी हार जाएंगे ऐसा तो सोचा नहीं था। लेकिन जनता किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के सुशासन से खुश है,
उसका ये सब प्रमाण है। मैं तो सिंपली विनम्रता से उत्तराखंड को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो एक नई राजनीतिक संस्कृति जो शुरू की है उन्होंने, ये उसकी जीत है, जहां उद्देश्य है गरीबों के घर तक सरकार पहुंचे, सबके साथ एक बिल्कुल प्रकार मनोज जी, ये तमाम बातें आप जाति, लोगों ने धर्म से मुखर रूप अलग से हटके चुनावी और समर में भी रखी और जनता ने आपका साथ दिया। उत्तराखंड से निकलकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा लग रहा है इन रुझानों को देखकर यही नतीजों में तब्दील हुए तो योगी जी ने तो इतिहास रच दिया है। ना सिर्फ भाजपा की सरकार रिपीट कर रही है, बल्कि लोगों ने शासन राशन सब पर मोहर लगाई है। बहुत से चुनावी मिथक और अंधविश्वास टूट गए हैं। मतलब योगी का मैजिक चल गया है। यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू योगी, ये साबित हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन है, उसने एक नया इतिहास बना दिया है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, देखिए हमको आज याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई, उनके घर तक सरकार की पहुंच बनाई, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने एग्जीक्यूशन किया, उसका ये परिणाम है। और मैं समझता हूं एक नई राजनीतिक रास्ता दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो मोदी योगी जी के डबल इंजन के रूप में आज उत्तर प्रदेश में सोचिए। हमको तो याद नहीं है पिछली बार 5 साल की सरकार कब रिपीट हुई थी, लेकिन ये भाव हम लोगों को जमीन पे प्रचार करते हुए भी दिख रहा था। जी जी, जब हम वहां जाते थे और हम उनको बताते थे कि भाई उत्तर प्रदेश को विकास के साथ चलना चाहिए, जाति धर्म की दीवारों को गिराना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो काम करेगा जनता को, जो सबको साथ लेके चलेगा, जो सुरक्षित रखेगा, उसको जनता चुनेगी। और ये विश्वास उत्तर प्रदेश ने दिया। मैं समझता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के इस रिजल्ट की महीनों हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पहला रिजल्ट आ गया है। पीलीभीत से पहला रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जीत हुई है। एक बार फिर से दिखाई उत्तर प्रदेश का वो पहला नतीजा। ईवीएम से अभी तक काउंटिंग चल रही थी, रुझान आ रहे थे, लेकिन इस बीच पहला परिणाम आ गया है। और पहला परिणाम ये बता रहा है कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर कमल खिला दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से पहला नतीजा पीलीभीत की सीट, जहां पर कमल खिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, और कुल सीटें 4 हैं और उनमें रुझान की यदि बात की जाए तो भाजपा 3 सीटों के साथ आगे चल रही थी, समाजवादी पार्टी 1 सीटों के साथ, और अब कंफर्म तौर पर नतीजा आ गया है। और इस बीच संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सुनील बंसल, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। शुरू है। हमारे साथ सुनील बंसल जी, माता की, भारत माता की। हमारे साथ सुनील बंसल जी बात करने के लिए मौजूद है। सुनील बंसल जी, आपको चुनावी चाणक्य भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का। आज ऐतिहासिक जीत मिली, बदली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? ये आज की जीत माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी का काम और कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। अभी जो रुझान आ रहे हैं 265 प्लस जा रहे हैं आप लोग, क्या इंतजार है आपको कि 300 पार पहुंचे आप लोग? हमारी उम्मीद तो थी कि हमको थोड़ा इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद से एक अच्छा परिणाम आया है। जश्न को लेकर और क्या खास तैयारी बीजेपी की ओर से, यूपी बीजेपी की ओर से? अब करेंगे, बाद परिणाम पूरा जाए उसके बाद में पूरा सेलिब्रेशन उत्तर प्रदेश में करेंगे। क्या कुछ बड़े जश्न की तैयारी भी है, बड़े ऐलान, बड़े विजय जुलूस की तैयारी भी है? हम जश्न से ज्यादा काम में विश्वास करते हैं। 5 साल हम लोगों ने काम करके उत्तर प्रदेश को आगे लेके गए हैं योगी जी के नेतृत्व में। फिर आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश को और सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का काम करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा ने वोट शिफ्ट कर दिया बीजेपी में, इस वजह से ये जीत मिली है। पूरे परिणाम आएंगे जब पता चलेगा। जो ये कह रहे हैं कि जो रुझान है इससे ये खुश है, लेकिन अभी ये आंकड़े और आगे बढ़ेंगे और 300 पार का जो दावा किया जा रहा है उस पर सुनील बंसल कह रहे हैं कि ये परिणाम जो है अभी आगे आने वाले कुछ घंटों में आपको दिखाई देंगे। लखनऊ। कि हम जश्न में विश्वास नहीं रखते, हम काम में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये तो सत्य है और तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता होली और दिवाली साथ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इतिहास रच रहे हैं। योगी मैजिक चल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का खाका खींचा था उसी तरह का एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया और उसी कॉम्बिनेशन के कारण ये बड़ी जीत मिली है, इस तरह का दावा भाजपा के नेता कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर यदि बात करें तो कांग्रेस की यहां पराजय होती नजर आ रही है। भाजपा लगातार 46 सीट पर लीड बनाए हुए है। वीरेंद्र बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ उत्तराखंड से बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, हरीश रावत का हार जाना उत्तराखंड में, लाल कुआं सीट पर हार जाना, क्या मायने इसके लगाए जाएं? आगे कांग्रेस का क्या भविष्य देखा जाए उत्तराखंड में? देखिए, कांग्रेस का भविष्य तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, उनकी हार तो पहले से ही निश्चित थी। हरीश रावत जी कभी किसी सीट पर जाते हैं, कभी किसी सीट पर जाते हैं। उनका मन जो है स्थिर नहीं था। और दूसरी बात तो यह है कि आज कांग्रेस के नेताओं को ही बड़ी खुशी हुई होगी हरीश रावत जी के हारने से, क्योंकि हरीश रावत जी को वो नेता मानने को तैयार नहीं है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो काम करने को तैयार नहीं थे। तो लगातार कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है, जनता ने भी उसको देखा है और जनता ने उसको महसूस करके भारतीय जनता पार्टी को ही अपना प्यार और स्नेह दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर जो काम किया है, उसका असर दिखाई दिया है। और मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रति अपना प्यार और स्नेह दिया है, मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है। मीनाक्षी जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, हरीश रावत का चुनाव हार जाना, वो भी 14,000 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। शुरुआत से जब से ये काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेके अभी तक वो जो अंतर था वो लगातार बढ़ता ही चला गया। कोई क्लोज फाइट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जनता ने मन बना लिया था, उन्होंने नकार दिया लीडरशिप को। जी, उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और बेसिकली बीजेपी का एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल हो रहे हैं। और अदरवाइज़ हम बात करेंगे हरीश रावत जी की कि वरना हरीश रावत जी तो इस बार बहुत उत्तराखंडियत की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के फूड की बात कर रहे थे, कल्चर की बात कर रहे थे। लेकिन उनका हार जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सही बात बोली अभी बीजेपी के वीरेंद्र जी ने कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। बेसिकली हो यही रहा है कि यहाँ पे अदरवाइज़ आप समस्याएं देखिए, सब कुछ है, लेकिन जो जीत रही है यहाँ पे भाजपा, वो मोदी जी के नाम पे जो एक्सपेरिमेंट्स उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं उसी पे जीत रही है। और हरीश रावत जी का हार जाना वो तो खैर होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जितना पॉलिटिकल ड्रामा किया था वो सारा कहीं ना कहीं जनता खैर समझ रही है। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, रुझानों में जो सब सामने आ रहा है, उसको आप कह रही हैं कि ये एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। भाजपा ने भी किया, हमने भी किया, भाजपा का सफल हो गया। लेकिन आप अभी उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर कायम है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां एक बार फिर से भाजपा रिपीट करते हुए नजर आ रही है। 263 सीटों के साथ लीड बनाए हुए है। और जिस एक्सपेरिमेंट का आप जिक्र कर रही हैं आस्था, वही एक्सपेरिमेंट यहां पर भी देखने को मिला। ये एक्सपेरिमेंट था बुलडोजर का। माफियाओं पर, अपराधियों पर, उनकी संपत्तियों पर कैसे बुलडोजर चला और उस बुलडोजर ने कैसे अपना मैजिक दिखाया, वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए, ये वो बुलडोजर है, योगी जी का बुलडोजर, जो कि 264 सीटें लेकर फिलहाल अभी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बुलडोजर ने बीते 5 सालों में माफियाओं के नाक में दम कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रखी थी, मासूम लोगों को परेशान कर रखा था, उन सभी को निशाने पर लिया इस बुलडोजर ने। न सिर्फ उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया, बल्कि चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। जहां अखिलेश यादव बार बार बाबा बुलडोजर कहकर घेरते रहे, निशाना साधते रहे, तो बाबा बुलडोजर ने इसी बुलडोजर से उसका जवाब भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को कैंपेन बना लिया। और ये बुलडोजर जब चलता है तो अपने आसपास सब कुछ समेट के ले जाता है। तो ऐसी 264 सीटों पर जो है फिलहाल वो लीड सिमटी हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो उसी बुलडोजर पर सवार भी हैं। तो आपने ग्राफिकल बुलडोजर देखा, लेकिन अब आपको सीधे रियल बुलडोजर की सवारी कराते हैं और वहीं से अमित गंजू कड़ी दर कड़ी बताएंगे कि कैसे बाबा बुलडोजर का तंज जो सपा की तरफ से कसा गया, उसके बाद से चौड़े होकर कहना हाँ मैं बाबा बुलडोजर, और उसके बाद कैंपेन चला देना, और आज ये आंकड़े। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रुझान में भारतीय जनता पार्टी की एक लीड और बहुमत से बहुत ज्यादा लीड आई, उसमें बुलडोजर का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि जहां एक और सभाओं में बुलडोजर कहा जाने लगा था, तो बुलडोजर भी कहीं ना कहीं रंग दिखाने लगा। हमारी न्यूज़ 18 की टीम भी चढ़ी है बुलडोजर पर, क्योंकि बाबा के बुलडोजर में किस दिशा में मुड़ेगा पता नहीं, मगर न्यूज़ 18 की टीम
इस वक्त बुलडोजर चढ़ी है, ये अपराधियों पर चलेगा, ये आम आदमी पर नहीं चलेगा, ये बताने का प्रयास किया गया। चाहे सभाएं हो, उसमें बताया गया बुलडोजर बाबा की जय और बाबा का बुलडोजर चलेगा, ईस्ट और वेस्ट, बुलडोजर इज द बेस्ट, ऐसे तमाम नारे लगे। बाबा बुलडोजर की जय हो, पश्चिम से लेकर पूरब तक बुलडोजर ने अपना कमाल दिखाया। यही वजह है कि बुलडोजर बाबा के सिंबल ने लोगों के और खासकर अपराधियों के जहन में दहशत की, और वो लोग जो सुकून से रहना चाहते थे उन्होंने इसे सिंबल मान लिया, ये सिंबल आइकॉन हो गया। बुलडोजर इसका धुआं जैसे चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपराधी भी खौफ खाते जा रहे हैं और धुएं के साए में कहीं ना कहीं ये बुलडोजर की रफ्तार अभी धीरे है, क्योंकि जिसका बाबा ने कहा था 10 के बाद ये बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अब किस दिशा में जाएगा, किस अपराधी के द्वारे जाएगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, मगर चल पड़ा है बाबा का बुलडोजर। क्योंकि सपा की तरफ से कहा जा रहा था कि 10 मार्च के बाद ये जो बुलडोजर है ये गैरेज में चला जाएगा, लेकिन अब ये तो तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि नहीं, चलेगा तो सड़क पे चलेगा। कहा यह भी गया कि कोई बात नहीं, स्टीयरिंग घूम जाएगा, लेकिन अब स्टीयरिंग वाले हाथ भी नहीं बदलेंगे, बुलडोजर सड़क पर भी रहेगा। लेकिन इस बुलडोजर के माध्यम से जो कार्रवाइयां हुई हैं वो कई बार सवालों के घेरे में भी रही। अमित, कहा यह गया कि ये सिलेक्टिव कार्रवाइयां थी और बहुत सारे माफियाओं का नाम लिया गया कि उनके घर क्यों नहीं गिराए गए, उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं खाली कराई गई, लेकिन सरकार की तरफ से बाकायदा एक आंकड़ा दिया गया कि हमने काली संपत्ति, अवैध जमीनों से कब्जे छुड़ा के कितने हजार करोड़ का रेवेन्यू जुटाया है, और उन खाली जमीनों पर अब गरीबों के लिए आवास योजना के तहत मकान बना के दिए जाएंगे। मुझे लगता है इस बात ने लोगों के जहन पर, खासतौर पे गरीबों के जहन पर छाप छोड़ी है। देखिए आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर हम बात करें बरेली की, पीलीभीत की, अमित शाह की पूरनपुर की सभा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो, चाहे कानपुर देहात की सभा हो, इसमें साफ तौर पर बुलडोजरों का जिक्र हुआ। बुलडोजरों पे जो अपराधियों पर बुलडोजर चला, उसके बाद जिन संपत्तियों को जब्त किया गया उनसे उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए आवास बनेगा, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, गृह मंत्री ने कहा, और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अब बुलडोजर फिर चलेगा। यानी 10 के परिणाम देर रात तक आने के बाद, 11 के बाद ये बुलडोजर, ऐसी अधिकारियों के निर्देश पर यहाँ बुलडोजरों को रिजर्व किया गया। बुलडोजर के ड्राइवर अभी इस टाइम फोन से कुछ बताने में लगे हुए हैं कि इन्हें कहीं बुकिंग पर जाना है कि नहीं। खैर ये अभी नहीं बता पाएंगे कहाँ जाना है, लेकिन ये चल पड़ा है बुलडोजर, अपराधियों की तरफ से रुख कर लिया, यानी अपराधियों के लिए। अब देखते हैं कि बुलडोजर कहां तक जाता है और आगे क्या कुछ कार्रवाइयां इसके माध्यम से की जाती आएंगे आपके पास। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री है, बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, टीवी पर बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, इससे बुलडोजर से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मुस्लिम फैक्टर पर आएंगे। 2014 में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने मोदी को चाय वाला कहकर पुकारा था, और फिर कैसे चाय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन में शामिल किया, और फिर हमने देखा कि कैसे प्रचंड जीत हुई। इस बार अखिलेश यादव बार बार बाबा बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बना ली, उसी से जवाब दिया। आपका रिएक्शन से शायद इनको आवाज नहीं मिल पा रही। जी, आप सुन पा रहे हैं हमें शाहनवाज जी? तो लगता है फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बुलडोजर पावर है अमित, जिसको यूपी की जनता ने मान लिया है और मुहर लगाई है, और जितनी भी कार्रवाइयां इस बुलडोजर के माध्यम से हुई या जो संकेत दिया गया, एक संकेत इस बात का कानून व्यवस्था दुरुस्त है, संकेत इस बात का किसी माफिया की जो माफियागर्दी है वो नहीं चलने वाली, किसी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा, उस सबको यूपी की जनता ने स्वीकार किया और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया। शासन के लिए वोट दिया, राशन के लिए वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया। कम से कम रुझानों से तो यही निकल करके सामने आ रहा है। अब इंतजार करना होगा, बहुत जल्द नतीजों की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये मुस्लिम निर्णायक वाली सीटें एक बार फिर से चलाएगा वो टैली, 115 के आसपास सीटें आज था, और वहां पर लगभग बराबरी की बात है। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के पास बराबर की सीटें, एक बार देख लेते हैं इस पर। आप देखिए 115 सीटें हैं और 59 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमें मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। बिल्कुल बटा है मुस्लिम वोट। आप देखिए सपा भाजपा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की पोलराइज वोटिंग हुई है, भाजपा की तरफ भी गया है मुस्लिम वोटर। और इस वक्त भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, आपको आवाज अगर हमारी मिल रही है तो हम यहाँ चर्चा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या जो मुस्लिम बहुल सीट्स हैं वहां पर भी भाजपा को वोट गया है। इसका क्या कारण आप देखते हैं, मानते हैं? देखिए, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, उनको पता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। अगर घर दिया है तो सबको दिया है, अगर अनाज दिया है तो सबको दिया है,
अगर कोरोना में ध्यान रखा है तो सबको ध्यान रखा है। तो पार्टी और पार्टी के नेता कुछ भी बोल दें, लेकिन जो आवाम है उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी कभी कोई भेदभाव नहीं करते, कभी वो किसी को जाति और धर्म के हिसाब से, जाति और धर्म के हिसाब से नहीं देखते। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री रहने के नाते एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कह दे कि जो उनको मिलना था, अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो कोई रोक दे कि उनको ये घर नहीं मिल सकता। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाया, तो मुझे खुद ही योगी जी ने बताया था कि देखिए भदोई को कितना डेवलप किया, मुरादाबाद को कितना डेवलप किया, और वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ज़्यादातर कामगार जो थे वो मुस्लिम समाज के लोग थे। तो आप ये मानकर चलिए कि लोग ये मानते हैं कि एक अच्छी सरकार चाहिए, एक ईमानदार सरकार चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उत्तर प्रदेश के नागरिक हों या उत्तराखंड के हों या मणिपुर के हों या गोवा के हों, सब जगह हम इसलिए जीते। तो आज जो जीत का परचम है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे पराक्रमी नेता हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं सर, क्योंकि इसी में कुछ ऐड करना चाहता हूं। आपने कहा कि आपने जब योजनाओं का लाभ दिया तब आपने ये नहीं देखा कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। शौचालय दिया तो सबको दिया, आवास दिया तो सबको दिया, हर योजना का लाभ हर किसी को मिला। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए चला गया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में आपने उसके जरिए से इनमारी कर दी? देखिए, जो गरीब आदमी है, महिलाओं का समर्थन तो शुरू से ट्रिपल तलाक कानून लाए, उसके बाद से और भी कई चीज़ें की गई। बीच में चुनाव में लोगों ने जानबूझ के, हमारे विरोधियों ने हिजाब का मुद्दा बना लिया था। लेकिन सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो बेहतरीन काम उन्होंने किया, योगी जी ने बेहतरीन काम किया। तो इसलिए सब लोग हमारे साथ आए हैं। ये कहना, अब देखिए ईवीएम से गिनती होती है, पहले वोट मिला दिया जाता था, वोट मिलाया नहीं जाता, हर बूथ पे पता होता है। जो पूरा 90% मुस्लिम आबादी वाला बूथ भी है, उस बूथ पर भी अगर आप जाएंगे वो सब आंकड़े आ जाएंगे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होता। पहले लोग परसेप्शन बना लेते थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस समाज का वोट मिलेगा, इस समाज का नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इसलिए कहा जा रहा है कि सर एक वोट बैंक है जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जा रहा है, और जिसने योजनाओं का लाभ लिया है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। हमारे साथ हेमा मालिनी भी जुड़ चुके हैं, मथुरा से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर उनको जाना जाता है। हेमा मालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अगर हम खासतौर से मथुरा की बात करें, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगभग 4 पर लीड बनाए हुए है, तो आप क्या ये कह सकती हैं कि ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं 2022 में? मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि 5 के 5 सीट हमारे पास आने वाली है, क्योंकि बहुत काम किया है, बहुत पब्लिक का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ डेफिनेटली। क्या फैक्टर है मैम जो आप ये मानती है कि जो 1985 के बाद नहीं हुआ वो 2022 में हो रहा है? सरकार भी रिपीट हो रही है और सीएम भी रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये आप ही समझ सकते हैं क्यों। बिकॉज दे हैव डन ग्रेट वर्क। इतना अच्छा काम मोदी जी ने किया पूरे देश के लिए, पूरा हर तरफ से उन्होंने बदलाव लेकर आए हैं। इट इज लाइक पूरा नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, हर चेंजेस लेकर आए। इतना चेंजेस कभी किसी ने नहीं किया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी जी के नेतृत्व में 5 साल के अंदर इतना चेंजेस लेकर आए हैं, विच इज बहुत ही प्रशंसनीय है। तो वी आर इम्प्रेस्ड। हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं देखती हूँ कितना मेरे लिए सुविधा मिल रही है, पहले जो नहीं मिलती थी, क्योंकि 14 से मैं सांसद हूँ। उस वक्त इतना कुछ नहीं मिल रहा था कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा क्या करूँ। मेरा जो सपना है मथुरा को जो ट्रांसफॉर्म करना है वो होगा कि नहीं। जैसे योगी सरकार आई तो मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं। आप रेलवे स्टेशंस देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इतने फ्लाईओवर्स बने हैं पूरे क्षेत्र में। और शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए तो योगी जी ने कितना कुछ किया है। अभी सब कुछ हमारी
कार्यकर्ता भी पब्लिक को जाके बताती है कि ये सब उपलब्धियां हैं, इसको यूज करो। क्योंकि जो यूज नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, क्या कैसे करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि वी हैव डन सो मच वर्क एंड विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम। जी हेमा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वोटिंग से पहले और यहां तक कि पहले और दूसरे फेज के बाद आकलन ये किया जा रहा था कि यहां पर भाजपा कमजोर है, लेकिन यदि आज हम रुझानों को देखें और मान करके चले कि यही नतीजे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जीत का बवंडर वहीं से ही उठा है। तो आपको क्या लगा, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने भाजपा को इतनी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया? मजबूत क्योंकि उन्होंने किसी जगह को नहीं छोड़ा, पूरा एंटायर उत्तर प्रदेश में हर जगह में इक्वली उन्होंने बदलाव लेकर आए हैं। जो पब्लिक समझती है, हर वर्ग के महिलाएं समझती हैं, आप किसी भी पूछिए सब लोग खुश हैं। ऑल विमेन आर हैप्पी जी, यंगस्टर्स आर हैप्पी, यूथ हैप्पी हैं, किसान लोग हैप्पी हैं। हमारे क्षेत्र में किसान लोग बहुत खुश हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बताया कि किस तरीके से सबको साथ लेकर चले, सभी योजनाओं का लाभ, और सिंगल पॉइंट एजेंडा वो था डेवलपमेंट। ये बात लोगों को भाग गई। तो एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त तो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनसे समझेंगे कि किस तरीके से पे हम बने हुए हैं, जहां न्यूज 18 आपको बता रहा है इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट। यूपी हो या उत्तराखंड, रुझानों में दोनों ही जगह बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार की तुलना में बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन में बहुत फर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी ये देखने को मिल रहा है, कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है और भाजपा 45 सीटों के साथ अपना अंतर बरकरार रखे हुए है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आप बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी सत्ता की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन सीएम पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। मैं यदि कहूं तो पूर्व में मैंने कहा था, जब रुझान चल रहे थे, मैंने कहा 2/3 बहुमत से अधिक लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, और वो दिख रहा है। और उसका कारण जो विकास, जनता ने अपना जनादेश दिया, मोहर लगाई भारतीय जनता पार्टी पर, उसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता का अभिनंदन करना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मोदी जी ने जिस तरह चौमुखी विकास उत्तराखंड का किया, तो ये लोगों ने उस पे अपनी मोहर लगाई है। और मैंने बार बार कहा कि भूतो न भविष्यता, इतने काम हुए हैं कि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ में पहली बार ट्रेन का चढ़ना, 23 तक जिसका काम पूरा हो जाएगा, कर्णप्रयाग तक, जिसका लाभ पूरा देश और दुनिया का पर्यटक और तीर्थक लेंगे। यही नहीं तो हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय, और गरीब कल्याण योजना के तहत आज भी घर घर में राशन पहुंचने का काम जो हुआ है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए देकर गरीब भी अपना इलाज करा सके, ये लोगों को भाया और उन्होंने अपनी मोहर उस विकास कार्य पे लगाई और कहा कि ये चौमुखी विकास मोदी जी के रहते ही हो सकता है और कोई इस प्रदेश का भला नहीं कर सकता। ऐसा उसको प्रदेश सरकार ने भी पूरे 5 साल आगे बढ़ाने का काम किया। जो 17 में हमने मैनिफेस्टो में जो जो बिंदु जनता के सामने रखे थे जी, और जो घोषणा हमने की थी, उसको हमने 95% पूरा किया, कुछ पाइपलाइन पे हैं। तो ये जनता ने देखा है, तो हम बार बार कह रहे थे कि जनता अब विकास पे मोहर लगाएगी। सर, एक के बाद एक जो 3 चेहरे बदले स्टेट लीडरशिप के, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि देखिए पार्टी के अंदर परिस्थिति ठीक नहीं है, संभल नहीं रहा, लेकिन उस सब के बावजूद आप चुनाव में उतरे, लड़े। कौन से वो बड़े फैक्टर रहे जो आपको लगता है जिसके कारण ये बड़ी जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये चेहरा मुख्यमंत्री बदलना ये जनता के लिए मान्य नहीं रखता है।
जनता ने विकास देखा। आखिर 5 सालों के अंदर हमारा तो एक ही लक्ष्य था, एक ही विचार था, और जो हमने जनता के सामने मैंने कहा कि मैनिफेस्टो में रखा तो हमने 5 साल आगे बढ़ाया, उसको पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम और केंद्र के द्वारा जो बजट फंडिंग हमको मिली उसको हमने गांव तक पहुंचाने का काम किया, जनता तक ले जाने का काम किया, धरातल पे उतारने का काम किया। आज सड़कों का काम जिस तरह दिख रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, मैंने कहा ना कभी हो नहीं सकता है ट्रेन का, तो ये लोगों ने जब देखा तो उसके कारण मोल लगाई। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार्यता दी है और उसी का परिणाम रहा कि आज भी मैंने कहा 2/3 बहुमत लेकर हम आ रहे हैं। और ये भी मिथक टूट गया जो कहते थे कि एक बार कोई पार्टी फिर दूसरी पार्टी, यह भी मिथक टूटा। अरे हमने बार बार कहा कि अभी मिथक टूटेगा और वो टूटता हुआ दिखाई दिया। वो मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया, विशेषकर महिलाओं ने। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम हुए हैं उत्तराखंड के अंदर उनको देखते हुए और अपने दिल खोल करके वोट किया भाजपा को, इसका परिणाम है। बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ बातचीत के लिए और ये बताने के लिए कि उत्तराखंड के अंदर जिस जीत की तरफ आप बढ़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं उसके पीछे के कारक क्या रहे। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी लीडरशिप, मोदी फैक्टर उत्तराखंड में चला है और साथ ही साथ राज्य सरकार के कामकाज पर भी मोहर लगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा जो सामने आया वो ये कि यदि आप रुझानों में उठाकर देखें तो बसपा का तकरीबन सुपड़ा साफ है। 2 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए, उससे ज्यादा तो कांग्रेस लीड ले रही है 3 सीटों पर। 7% वोट शेयर भी कम हुआ है बसपा का। और आपको याद होगा कि न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने मायावती की तारीफ भी की थी और यह भी कहा था कि मुस्लिम वोटर जो है वो बसपा के साथ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने बसपा और मायावती को लेकर कही, क्या वो स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है? क्या ये वोट बैंक या जो बसपा के साथ था वो भाजपा के साथ शिफ्ट हुआ है? इस तरह के तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिस पर यह बात की जा रही है। लेकिन गृह मंत्री ने वोटिंग से पहले क्या कहा था न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पहले वो सुनिए और फिर इस लाइन पर करेंगे चर्चा। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे उनको। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। मायावती को आप किस देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा रिएक्शन उस पर उनसे ले लेते हैं। मनोज जी, अमित शाह की रणनीति काम कर गई क्या? मायावती की तारीफ करके मायावती की वोट बैंक को अपनी तरफ ले आए। देखिए, ये अमित शाह ने एक गुगली फेंकी थी और मायावती उस गुगली में फंस गई। मायावती ने उसका एक रिस्पांस दे दिया जो कि बैट्समैन को गुगली को बड़ा संभल के खेलना चाहिए। मायावती ने तपाक से रिस्पांस दे दिया इसके ऊपर कि मैं अमित शाह से सहमत हूँ। देखिए, अमित शाह ने ये कहा था कि सीट स्पेसिफिक होता है, यानी कि मुस्लिम वोट आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे कि आप बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत कैंडिडेट आप ही होंगी, मतलब समाजवादी से भी ज़्यादा मजबूत आप होंगी, तो आपको मिल जाएगा। जो आरिफ मोहम्मद खान की फिलॉसफी थी कि भाई क्योंकि मुझे हिंदू वोट मिलता है इसलिए मुझे मुस्लिम वोट मिलता है, कि भाई मुसलमान को पता है कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत है, जब वो कांग्रेस में थे। तो अब स्ट्रैटेजी ये थी कि उनका रिस्पॉन्स आया, उनका रिस्पॉन्स उनको नुकसान दे गया।
देखिए, अमित शाह का तो काम ही है ना कि ऑपोजिशन कैंप में आप कंफ्यूजन पैदा कर दीजिए। उन्होंने पैदा कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन मायावती का ये कहना कि मैं अमित शाह से सहमत हूँ, उन मुस्लिम्स को एक चिंता ये दे गया कि भैया अगर इनको वोट दे दिया और ये अमित शाह से सहमत हो गई जाके, तो हमारा वोट तो अमित शाह को चला जाएगा ना। तो वो अमित शाह को वोट देने को तैयार नहीं था, तो इनको नहीं दिया उस चक्कर में, डर के मारे। तो जहां पे इनको मुस्लिम वोट मिल रहा था, अमित शाह का कहना तो गनीमत था, मायावती का ये कहना कि मैं अमित शाह से सहमत हूं, ये मुसलमान के कान को बहुत म्यूजिकल नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और क्योंकि अब अमित शाह को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, तो वो चाणक्य कहे जाते हैं, और इन रुझानों को यदि ये नतीजों में कन्वर्ट हुए तो देखकर एक बार फिर कहना होगा कि उनकी चाणक्य नीति एक बार फिर से सफल रही है। वेस्ट यूपी, जहां भाजपा बहुत कमजोर मानी जा रही थी, जाट नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, मायावती को लेकर उन्होंने बातें कही, तो रणनीति सफल हुई अमित शाह की, एक बार फिर से वो चाणक्य साबित हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए, एक तो वो चाणक्य इस सेंस में है कि वो सोचते हैं जैसे कि कोई चेस प्लेयर होता है या कोई पॉलिटिकल थिंकर होता है, वो सोचते हैं, सोचने का काम मेहनत से करते हैं, और मतलब दिमाग उनका अच्छा है इसलिए ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। लेकिन एक उनके अंदर गुण और है, वो केवल सोचने वाला गुण नहीं है, मतलब केवल फिलोसॉफिकल पावर नहीं है। एक गुण उनका ये है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, और वो मतलब बिल्कुल बूथ लेवल तक जाके मैनेजमेंट करते हैं। तो जो ग्रास रूट्स तक को जाने, समझे, पहचाने, उसके साथ रिलेट करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, तो वो आदमी एडवांटेज में तो होगा ही। मतलब एक कंपेयर जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको आप कंपेयर करिए बहुजन समाज पार्टी से। मायावती आराम से घर में बैठी हुई हैं, अमित शाह जो है वो जगह जगह जाके पसीना बहा रहे हैं, तो उसका एक कर्मठता का भी तो रिजल्ट मिलता है ना। तो सोच प्लस मेहनत मिला के कॉम्बिनेशन डेडली है। ठीक है मनोज जी, एक रिएक्शन वीरेंद्र जी से ले लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, तीनों ही पार्टियों की तरफ से तीन बड़े चेहरे थे। आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल के चेहरे को आगे किया, तो कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत के चेहरे को आगे किया, आपने पुष्कर धामी के चेहरे को एक बार फिर से आगे किया। कर्नल कोठियाल पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत हार गए हैं, और पुष्कर धामी भी पीछे चल रहे हैं। क्या समझा जाए इन तीनों स्थितियों से? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ा है, हमने यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, निश्चित रूप से इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने डिलीवर भी किया है। उससे पहले तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी डिलीवर किया है, और उनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, इसको दर्शकों को बता देते हैं। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बुलडोजर पर सवार हैं। मैसेज बहुत साफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव के बाद यानी 10 मार्च के बाद भी बुलडोजर आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, और विधानसभा के सामने पहुंच गया ये बुलडोजर। लखनऊ से तस्वीर है, भाजपा के कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार है, हाथ में भाजपा का झंडा है, डांस हो रहा है, भगवा लहराया जा रहा है, और सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। अभी जीत के आंकड़े, कंफर्म्ड आंकड़े आने शुरू नहीं हुए हैं। रुझानों के बाद ये जश्न बुलडोजर स्टाइल में, मतलब बाबा जी का बुलडोजर चल गया, 10 मार्च के बाद भी चलेगा। जैसा कहा था, जो दावा किया था, वो हो गया। अब विधानसभा के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंच गए भाजपा के कार्यकर्ता, और ऐसा ही माहौल भाजपा के दफ्तर में भी है। लखनऊ के अंदर भगवा, होली, दिवाली, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये तस्वीर लखनऊ में विधानसभा के बाहर की है, जो अपने आप में एक बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। उसके सामने ये सड़क है जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही रहती है, लेकिन अब वो जश्न की सड़क पे तब्दील हो चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहां पे गाने चलाए जा रहे हैं, चुनावी नारे लगाए जा रहे हैं, और बुलडोजर पर सवार है बीजेपी कार्यकर्ता। जीत का जश्न मन रहा है लखनऊ के अंदर। ये देखिए किस तरह बुलडोजर स्टाइल में जश्न मन रहा है। विधानसभा भवन तो हमें दिखाई दे रहा है आस्था, लेकिन ये दरअसल बीजेपी दफ्तर के बाहर ही ये कार्यकर्ता इकट्ठा है, क्योंकि दोनों बीजेपी दफ्तर और विधानसभा भवन आसपास ही है। तो आप देखिए कैसे वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जो आप बुलडोजर का जिक्र कर रही हैं, हमें जहाँ तक याद है, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसकी अवैध संपत्ति पर जिस तरीके से बुलडोजर चला था, और लोगों ने इसको बहुत इस तरीके से लिया कि देखिए अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। वहीं से इस बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली, और उसके बाद योगी सरकार ने इसको अपना हथियार बना लिया माफियाओं के खिलाफ।
जी हमारे साथ उत्तराखंड से लगातार जुड़े हुए हैं, तो तस्वीरें पल द पल बदल रही हैं। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में कैसी तस्वीरें मिल रही हैं, सबसे पहले हम आपको अपडेट करें। वीरेंद्र बिष्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में 3 पार्टियों की अगर बात करें, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी, तीनों के ही मुख्य चेहरे बड़ी मुश्किल में। देखिए, आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत कंफर्म तौर पर चुनाव हार गए, पुष्कर सिंह धामी भी पीछे चल रहे हैं। तो क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो आप इतिहास बना रहे हैं, भाजपा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तीनों ही पार्टियों के मुख्य चेहरे मुश्किल में दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में जो चुनाव लड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चुनाव लड़ा है, और जो हमारा डबल इंजन का जो काम रहा है उस पर हमने चुनाव लड़ा और डबल इंजन का काम दिखाई दिया। हमने चुनाव में भी इस बात को कहा था कि मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को तवज्जो दी, लगातार उनका स्नेह यहाँ रहा, लगातार वो यहाँ आते रहे, लोगों की हक हकूक की बात करते रहे, तो यह माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोदी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन में काम किया। जहाँ तक आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन हुआ, जनता को जो चीज़ें हमने वादे किए थे वो डिलीवर हुए। इससे पहले हमारे तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड राज्य में किया। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इन सब का जो मिला जुला असर रहा, वो आज हमारे मतदाताओं ने हमें उसका मत और समर्थन दिया है। हम चुनाव जीत रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी भी चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक समीकरण रहता है कि किसी क्षेत्र में किसी का प्रभाव रहता है, किसी मतदाताओं पर किसी का प्रभाव रहता है, तो वो क्षेत्र से आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन जो भी मार्जिन है वो मार्जिन कोई चिंता का विषय नहीं है। हम उस मार्जिन को आगे पूरा करेंगे और हम ही वहाँ खटीमा से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ यूकेडी से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जनता 2017 में भी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से बीजेपी को आगे लेकर चली गई, 2022 में भी हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या 2016 में जो घटनाक्रम हुआ था, हरीश रावत की सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी से विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में टूट कराना, हरीश रावत की सरकार का गिर जाना, उसके बाद जनता ने सबक लिया क्या कि अब जिस भी पार्टी को वोट करो, इतना ज्यादा वोट कर दो कि वहां पर यह स्थिति रहे ही ना कि विधायक अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ कर पाए? देखिए, थोड़ा मुश्किल है जनता के स्वभाव को समझना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो दल बदल हुआ है वो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि आज कोई कांग्रेस में था तो वो कल बीजेपी में जा रहा है, लेकिन फिर भी जीत रहा है। अगर हम पास्ट में अगर हमारा इतिहास देखा जाए उत्तराखंड का, तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कभी भी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, हमेशा थोपे हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो भी ये जो रिजल्ट आए हैं, देखिए हरीश रावत जी जैसे हार गए, धामी जी की भी सीट में जो है वो पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो उत्तराखंड की जनता का जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं जैसे बड़े नेता हैं यहाँ पे वो नहीं जीत पाते हैं। तो स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी क्या है। न्यूज़ 18 के उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, मैं इन तीनों ही परिस्थितियों को आपसे समझना चाहूंगा। कर्नल कोठियाल का पीछे चलना, हरीश रावत का चुनाव हार जाना, पुष्कर सिंह धामी का भी 5000 वोटों से पीछे चलना, क्या समझ पा रहे हैं आप इसके मायने? अनुपम जी, तो अनुपम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान ये बुलडोजर खूब दिखा और आज परिणामों के बाद भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ऑफिस के बाहर आप देखिए जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनके सिर पर ये आप बुलडोजर देख सकते हैं। ये खिलौना है एक प्रकार का, लेकिन ये बहुत बड़ा हथियार बन गया और इसी हथियार के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब माहौल बनाया। कहा कि देखिए, जिन लोगों को बुलडोजर से दिक्कत है, असल में उनकी दिक्कत यह है कि उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, जबकि योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जो जनता के साथ गलत करेगा, जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस बुलडोजर के जरिए वही कार्रवाई की गई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन सबसे बड़े फैसले पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है।